हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का थर्ड पार्ट। जी हाँ, इसके पहले हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग के और आज आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैसे श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की पावर शेयरिंग के तरीके में क्या डिफरेंट था। दोनों के पावर शेयरिंग का कंक्लूजन भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे किस कंट्री का पावर शेयरिंग ज्यादा बेटर था और क्यों बेटर था। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि जो पावर शेयरिंग की गई है, किन दो कंट्रीज के द्वारा पावर शेयरिंग की गई है, श्रीलंका और बेल्जियम के द्वारा पावर शेयरिंग की गई है। दो कंट्रीज ने मिलकर क्या किया है, पावर शेयर किया, एक श्रीलंका और दूसरी थी बेल्जियम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने पावर किसके साथ शेयर किया, तो इन्होंने पावर शेयर किया अपने ही सिटीजन के साथ, श्रीलंका और बेल्जियम। श्रीलंका ने जो तरीका अपनाया वो कौन सा तरीका था, मेजोरिटेरियन तरीका था। श्रीलंका ने पावर शेयर करने का जो तरीका अपनाया वो था मेजोरिटेरियन था। जबकि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, है ना, उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अलग से सेपरेट गवर्नमेंट भी बनाई, या हम कह सकते हैं इक्वालिटी रखी, इक्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे थे, हमने पढ़ चुके हैं, ये किया इन्होंने, ठीक, बेल्जियम ने। तो हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जबकि हमने देखा कि बेल्जियम जैसी कंट्री में इस तरीके से पावर शेयर करने से वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, नो कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके सामने एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर गलत तरीके से पावर शेयर किए जाएंगे या सही तरीके से पावर शेयर किए जाएंगे तो ही कॉन्फ्लिक्ट आएंगे या नहीं आएंगे। यानी अगर आपने गलत तरीके के पावर शेयर किया श्रीलंका की जैसा तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। और जबकि बेल्जियम की तरीके से आपने पावर शेयर की, अपने सभी सिटीजन को इक्वल मौका दिया, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो विच पावर शेयरिंग वाज बेटर, पावर शेयरिंग मेथड ऑफ बेल्जियम वाज बेटर देन श्रीलंका। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, डिस्कस किया था। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उस स्ट्रगल के बारे में, है ना, उस स्ट्रगल की वजह से हुआ क्या, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं श्रीलंका में जो स्ट्रगल हुआ उसका इफेक्ट क्या निकला, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो भी स्ट्रगल श्रीलंका में हुआ मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाने के बाद, जो तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हालास के बीच जो स्ट्रगल हो गया था, यानी कि जो सिविल वॉर हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो चलिए हम बात करते हैं। जो भी स्ट्रगल हुआ दोनों कम्युनिटी के बीच, एक सिन्हाला जो 74% थे और जो तमिल्स थे कितने परसेंट, 18%। तो तमिल और सिन्हाला 18% और 74%, इन दोनों के बीच जो स्ट्रगल हुआ, इस स्ट्रगल को क्या नाम दिया गया, सिविल वॉर। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही कंट्री के लोग थे और आपस में लड़ रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध कहा जाएगा, ठीक। इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या निकला, तो इस सिविल वॉर की वजह से हजारों लोग जो हैं दोनों कम्युनिटीज के, तमिल लोगों के भी साथ ही साथ सिन्हालास के भी क्या हो गए, मारे गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑफ बोथ कम्युनिटीज। जी हाँ, दोनों कम्युनिटीज के, यानी जो तमिल्स थे और सिन्हालास थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो इस तरफ के भी कुछ लोग मारे गए और उस तरफ के भी कुछ लोग मारे गए। जो भी पीपल इनोसेंट थे वो सारे रिवॉर्ड्स में दंगे होने लगे, आपस में रैली निकाली, मार्च निकाले जाते, है ना, किसी के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, बसों में आग लगाई गई। तो इन रिवॉर्ड्स की वजह से, धरना प्रदर्शन की वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल क्या हो गए, मारे गए, दोनों ही कम्युनिटी के, न सिर्फ तमिल के बल्कि सिन्हालास के भी पीपल मारे गए हैं इसमें। तो यही रिजल्ट क्या है, सिविल वॉर का। दूसरा बात, इस सिविल वॉर की वजह से पूरी कंट्री में एक सेटबैक, सेटबैक का मतलब पिछड़ापन आ जाना, पीछे चले जाना कुछ समय के लिए, डेवलपमेंट नहीं होना। तो जो भी कंट्री की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ थी, सोशल मतलब सामाजिक परिस्थिति, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, उनका जो कल्चर था, साथ ही साथ इकोनॉमिक यानी उनकी आर्थिक स्थिति, यानी कंट्री जो है वो धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ती चली गई, ठीक। यानी कंट्री जो है उन 5-10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लेती, दूसरी कंट्रीज के बराबर आ सकती थी, वो उन 5-10 सालों में कंट्री जो है किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाई, कंट्री कहाँ चली गई, पीछे चली गई। जाहिर सी बात है, अगर आपके कंट्री के लोग, जैसे आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आप प्रेसिडेंट हो या आप प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आपके लोग जो है कंट्री के आपस में लड़ रहे हैं, तो आप पहले उनके लिए डैम्स बनाओगे, रोड्स बनाओगे, बिल्डिंग्स बनाओगे, उनके लिए डेवलपमेंट का वर्क करोगे या उनके झगड़े शांत कराओगे, पहले झगड़े शांत करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पूरी गवर्नमेंट का फोकस जो है झगड़े शांत कराने में है, तो गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनकी कंट्री क्या है, वो पीछे चली गई। देयर वाज अ मेजर सेटबैक फॉर द श्रीलंकन कंट्री। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। इस सिविल वॉर की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल कहाँ है, मारे गए हैं दोनों कम्युनिटीज के श्रीलंका में।
साथ ही साथ श्रीलंका की जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ थी वो पूरी तरह से क्या बहुत ज्यादा सेटबैक, उसको धक्का लगा है, बहुत ही पीछे चली गई है। जो 10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकती थी वो उन 10 सालों में बहुत ज्यादा पीछे चली गई है कंट्री श्रीलंका की। और क्या रिजल्ट निकला इस सिविल वॉर का? इस सिविल वॉर का ये भी रिजल्ट निकला कि कई लोग जो मारे गए हैं, हजारों लोग जो मारे गए हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, जिनका घर जला है, इसकी वजह से हजारों लोगों की क्या चली गई है, फैक्ट्री जल गई है, दुकानें जल गई हैं। तो उनका जो इनकम का साधन है, यानी उनको जो कमाई जहां से आता है वो खर्च हो गया है, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। यानी कि अब लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, यानी लोगों की जॉब नहीं रही है ना, लोगों ने अपने जीवन जीने का जो साधन है वो खो दिया है। कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों की दुकानें चली गई है ना, जला दी गई। तो बहुत सारे लोगों ने लाइवलीहुड क्या कर दी, अपनी खो दी। और साथ ही साथ फैमिलीज जो हैं वो रेफ्यूजीज बन गई, फैमिलीज बिकम रेफ्यूजीज, यानी कई लोगों को मजबूर होना पड़ा इन दंगों की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए। वो इंडिया आ गई, म्यांमार चली गई, इन कंट्रीज में चली गई, है ना। फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, है ना। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि अपना देश छोड़ के जाए। जाहिर सी बात है, सिन्हालाज मेजोरिटी में है तो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार तो होगा, है ना। उन्होंने अत्याचार किया और बहुत सारे माइनॉरिटीज को देश छोड़ के जाना पड़ा, बहुत सारे परिवारों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। अपने ही देश के वजह से वो क्या बन गया, रेफ्यूजी बन गए। तो ये सारा जो सिस्टम हुआ है किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिविल वॉर की वजह से। और ये सिविल वॉर क्यों हुआ है, क्योंकि सिन्हालाज और तमिल्स के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। तो चलिए अगर आप इस टोटल इंसिडेंट पे एक बार रिवाइंड करके आप जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही काम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने एक गलत तरीका अपना दिया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक गलत तरीका अपना दिया। कौन सा तरीका? मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपना दी। उन्होंने मेजोरिटी का डोमिनेंस समझा। उन्होंने हमेशा वही वर्क किया जो किसको फेवर करता हो, मेजोरिटी को फेवर करता हो। इसलिए कंट्री में क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। जो माइनॉरिटी थी उन्हें लगा कि उनका एक्सक्लूजन किया जा रहा है, सोशल एक्सक्लूजन, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, अपोज कर दिया। फिर क्या होने लगा, जगह जगह सिन्हालाज और तमिल्स के बीच, यानी कि 74% वाले सिन्हाला जो मेजोरिटी है और 18% की तमिल जो क्या है, माइनॉरिटी है। इन माइनॉरिटी और मेजोरिटी के वर्सेस, यानी कि श्रीलंका में जो तमिल्स है और सिन्हालाज है उनके बीच, सिन्हाला वर्सेस तमिल्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने मूवमेंट चलाया, इन्होंने अपनी सेपरेट नेशन तमिल की डिमांड कर दी है, ठीक। और इस स्ट्रगल की वजह से क्या शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया। और इस सिविल वॉर की वजह से दोनों तरफ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जान गई है ना, हजारों लोग जो हैं दोनों तरफ के मारे गए हैं, दोनों कम्युनिटीज के, सिन्हाला के भी और तमिल के भी है। और तो और क्या हुआ है, कंट्री की जो इकोनॉमिक लाइफ है, कंट्री की जो सोशल कल्चरल लाइफ है, ये सारी की सारी क्या है, पिछड़ गई है, पीछे चली गई है। कंट्री जो है इन सिविल वॉर में अगर ध्यान नहीं देती तो कंट्री बहुत डेवलप हो सकती थी, अमीर बन सकती थी, है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क हो सकते थे। लेकिन कंट्री में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, जिसकी वजह से कंट्री बहुत समय पीछे चली गई, इकोनॉमी पूरी खराब हो गई कंट्री की। और तो और इसी कंट्री में जो वहां के लोग हैं उनके साथ अत्याचार होने लगा, एक्सप्लोटेशन होने लगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, अपने ही कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री एंड मैनी पीपल बिकम रिफ्यूजीज। बहुत सारे लोग रेफ्यूजी हो गए। अब ये रेफ्यूजी टर्म को समझ लीजिए आप। रेफ्यूजी मतलब क्या होता है, अगर आप अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के, बिना उस गवर्नमेंट की परमिशन के जिसमें जा रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजी। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया में घुस आते हैं, उन्हें पाकिस्तान में उनके साथ ज्यादती होती है, अत्याचार होता है, आए दिन पाकिस्तान में टेररिज्म फैला हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आ गए हैं। बहुत से माइनॉरिटीज जो हिंदू हैं, पंजाबी, सिख हैं, बौद्ध लोग हैं जो पाकिस्तान में थे, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वो हमेशा मुस्लिम्स को फेवर करते हैं, इसलिए उन्होंने माइनॉरिटीज पे अत्याचार किया। तो वहाँ के माइनॉरिटीज उनकी कंट्री छोड़ के इंडिया में आने लग गई है, लेकिन बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के। इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन भी अभी तक नहीं दी है, वीजा नहीं मिला है, पासपोर्ट नहीं मिला है। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं। यानी कि वो लोग जो किसी कंट्री में आ जाए बिना परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की मर्जी के, बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के, विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, रेफ्यूजी कहा जाएगा। तो यही काम हुआ है श्रीलंका में भी। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस हुई है। ये सिविल वॉर का, स्ट्रगल का क्या है, रिजल्ट। तो अब हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज, दैट इज श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस के कंक्लूजन का। दोनों ने जो अपने अपने तरीके से पावर शेयरिंग की, उसका कंक्लूजन क्या है, चलिए हम बात करते हैं उसकी। तो बेल्जियम ने जो पॉलिसी अपनाई थी अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की, वो कौन सी थी, इक्वालिटी और मेजर्स। यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को क्या किया जाए, इक्वालिटी पे बेस पर लाया जाए, दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के इक्वालिटी वाले मेथड्स अपनाए जाए।
उसने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, साथ ही साथ उसने क्या किया, नंबर ऑफ मिनिस्टर जो थे वो सारे इक्वल रखे, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, ठीक। उसके बाद जो श्रीलंका है उसने अपनाई कौन सी पॉलिसी, मेजोरिटेरियन पॉलिसी। श्रीलंका एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन पॉलिसी, ठीक। श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई। श्रीलंका ने बेल्जियम की तरह कोई इक्वालिटी वाले प्रोसेस नहीं अपनाए, उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, जो मेजोरिटी है वहां पर यानी कि सिन्हाला उनको फेवर किया। उसने वही लॉ बनाया जो किसको फेवर करते हो, सिन्हाला को फेवर करते हैं ना। उसमें एक एक्ट भी आ गया, उस एक्ट की वजह से सिन्हाला वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में किसको ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती, तो सिन्हाला को मिलती थी। तो ये सारी प्रोसेस अपनाई है किसने की है, श्रीलंका ने। उसके बाद हमने देखा कि बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग देयर पीपल। बेल्जियम जो है इक्वालिटी मेजर्स अपनाने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पीपल के अमॉन्ग जो सारे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, मतभेद थे, लड़ाई झगड़ा था, उसको सॉल्व कर दिया। बेल्जियम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल रही। उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्या, इक्वालिटी मेजर्स। जो भी इक्वालिटी मेजर्स बेल्जियम ने अपनाए, कहां पर अपनाए, अपने कंट्री में, उन इक्वालिटी मेजर्स की वजह से वो सक्सेसफुल रही सॉल्व करने में, क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने में क्या रही बेल्जियम, सक्सेसफुल रही है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की पॉलिसीज रिजल्टेड इनटू मोर कॉन्फ्लिक्ट, जबकि श्रीलंका की जो पॉलिसीज थी वो इक्वालिटी मेजर्स वाली थी नहीं। श्रीलंका की जो पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी थी, मेजोरिटेरियन पॉलिसी थी। तो इस मेजोरिटेरियन पॉलिसी ने श्रीलंका को क्या रिजल्ट दिया, इसने रिजल्ट दिया कि और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। पुराने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व तो हुए नहीं, जबकि उल्टा हो गया कि उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, है ना। हर बार वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी के डिमांड्स को डिसरिगार्ड करते थे, है ना। माइनॉरिटी के मन में क्या होता था, एक डोमिनेंस आ गया, बार बार जो मेजोरिटी है माइनॉरिटी को डोमिनेट करती थी। माइनॉरिटी को लगता था उनका सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, उन्हें ना जॉब मिल रही है, उन्हें ना उनके कल्चर की, ना ही उनके लैंग्वेज की किसी को परवाह है ना। तो उन्होंने खुद के लिए पीपल्स, खुद की पार्टी बना ली, खुद के स्ट्रगल लॉन्च कर दिए। और तो उन्होंने कंट्री को डिवाइड करने की डिमांड भी रखी थी, उन्होंने सेपरेट नेशन बनाने की बात कर दी, जिसको क्या बोला गया, तमिल एलम बोला गया। उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप ही बना लिया, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली एलटीटी, जिससे वो लड़े, ठीक। तो श्रीलंका की जो पॉलिसीज है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हुई। और हम देखते हैं कि बेल्जियम जो है उसने डेवलपमेंट गेन किया, जबकि श्रीलंका जो है मेजर सेटबैक रहा। अपने पॉलिसीज की वजह से, अपने इक्वालिटी मेजर्स की वजह से बेल्जियम ने क्या किया है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डेवलपमेंट हासिल की है। वो अपने कंट्री में डेवलपमेंट हासिल कर पाए। जब उनके लोग, मान लीजिए बेल्जियम की कंट्री है, उसने अच्छी पॉलिसी लगाई, तो बेल्जियम के लोग झगड़ नहीं रहे, तो गवर्नमेंट का सारा ध्यान क्या होगा, लोगों को जॉब देने में, लोगों का डेवलपमेंट करने में, सड़कें बनाने में। जबकि बेल्जियम में ऐसा हुआ, जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो बेल्जियम ने पॉलिसीज जो भी थी, बेल्जियम की पॉलिसी, उससे क्या हुआ, पूरी तरह से डेवलपमेंट। बेल्जियम ने जो इक्वालिटी मेजर्स अपनाया उससे क्या निकला, डेवलपमेंट। जबकि श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाया उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके डेवलपमेंट को उल्टा सेटबैक हो गया। उनकी कंट्री क्या हो गया, और पीछे चली गई, है ना। उनका सोशल, कल्चरल और जो इकोनॉमिक लाइफ था वो क्या हो गया, पूरी तरह से सेटबैक, उसको बहुत धक्का लगा, है ना, वो पिछड़ गए। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। इतना सब हमने रिजल्ट कंक्लूजन में देखा है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या सीखा हमने इन दोनों केसेस से, इन दोनों पावर शेयरिंग करने के तरीके से, बेल्जियम के तरीके से इक्वालिटी मेजर्स और श्रीलंका का तरीका मेजोरिटेरियन पॉलिसी, इन दोनों तरीकों से हमने क्या सीखा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इन दोनों की कहानी के रिजल्ट। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों केसेस के, बेल्जियम का केस और श्रीलंका का केस, इन दोनों केसेस से हमने कौन सा लेसन सीखा, यानी हमने क्या बात इससे सीखी, तो चलिए हम देखते हैं उसको। बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज। हमें ये पता था कि दोनों कंट्रीज, बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों क्या है, अच्छी डेमोक्रेसी है, दोनों की दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों ने अलग अलग पाथ अपनाया पावर शेयरिंग करने का। जी हाँ, हम जानते हैं कि बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट एडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन फिर भी इन्होंने पावर शेयर करने का अलग अलग तरीका निकाला, ठीक। तो एक तरीका अच्छा होगा, एक बुरा, क्योंकि जिसका बुरा होगा उसकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसका अच्छा होगा उसके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गए, वो कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते पे आ गई। दूसरी बात, Belgium leaders recognize that unity will remain only if feelings of both majority and minority are respected. बेल्जियम के लीडर्स ने पहचान लिया, बेल्जियम के लीडर्स ने ये जान लिया कि देश की यूनिटी, देश की एकता तभी रह सकती है, यानी सारे आप लोग जो है कंट्री के, बेल्जियम के, चाहे वो फ्लेमिश वाले हो या वेलोनिया रीजन वाले हो, फ्रेंच बोलने वाले हो या डच बोलने वाले, साथ ही साथ या फिर वो जर्मन हो, है ना, वो सारे के सारे लोग
मिलके एक साथ तभी रह सकते हैं, यूनिटी के साथ तभी रह सकते हैं जब मेजोरिटी को और माइनॉरिटी को दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। यानी मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट की जाए, तभी जाके कंट्री क्या होगी, यूनाइटेड रहेगी। ये बेल्जियम के लीडर्स ने पहचान लिया था, पूरी तरह से बेल्जियम के लीडर्स ने इस बात को पहचान लिया था। ठीक, लेकिन जो श्रीलंका है, श्रीलंका शोज ए बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। श्रीलंका शोज ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। श्रीलंका जो है एक ऐसी कंट्री है जो हमें एक ऐसा उदाहरण दर्शाती है जो बहुत ही अलग किस्म का है, जो बहुत ही एक छोटी सोच वाला एग्जांपल है। वो हमें दिखाती है कि कैसे श्रीलंका के लीडर्स ने माइनॉरिटी के फीलिंग को डिसरिस्पेक्ट किया। जबकि हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका शोज ए कॉन्टेस्टेड एग्जांपल। श्रीलंका जो एक बहुत ही निम्न किस्म का, बहुत ही बुरा एग्जांपल हमें शो करता है, बहुत ही छोटी सोच वाला एग्जांपल शो करता है। श्रीलंका के लीडर्स ने कैसा मेजोरिटी का डोमिनेंस करने के लिए माइनॉरिटी को पूरी तरह से डोमिनेट किया, उनको हटा दिया पूरी तरह से, उनके फीलिंग्स, उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड किया, उनकी एक भी बात नहीं मानी। ठीक, इससे क्या हुआ, इट शोज इफ मेजोरिटी विल डोमिनेट माइनॉरिटी। तो हमें श्रीलंका के केस से ये बात पता चली, हमने ये बात सीखी कि अगर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगी, वो माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करेगी, उनकी बातों को नहीं मानेगी, उनके फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करेगी, तो क्या होगा, देन दे विल रिफ्यूज टू शेयर पावर। तो माइनॉरिटी भी इस पावर शेयरिंग करने से मना कर देगी, वो मिलजुल के एक साथ रहने से पूरी तरह से मना कर देगी। अगर मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को डोमिनेट करेगी तो माइनॉरिटी रिफ्यूज कर देगी एक साथ मिलजुल कर रहने से, पावर शेयर करने से वो क्या कर देगी, पूरी तरह से रिफ्यूज कर देगी। दिस विल अंडरमाइन द कंट्री। और जब ये होगा कि माइनॉरिटी जो है डिसरिगार्ड होने के बाद पावर शेयर करने से रिफ्यूज कर देगी, तो इससे कंट्री को पूरी तरह से खतरा होगा, कंट्री अंडरमाइन, कंट्री पिछड़ जाएगी, कंट्री को पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में ला देगी और सिविल वॉर हो जाएगा। तो हमने कुछ बातें जो हैं, तो हमने श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस से कुछ बातें सीखी। सबसे पहली बात ये सीखी कि अगर हमें कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है तो क्या करना होगा, मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हमने दूसरी बात सीखी कि भले ही आप डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों ना हो, अगर आपका पावर शेयरिंग का तरीका अच्छा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, आपकी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होंगे। ठीक, ये दूसरी बात भी हमने इस लेसन से सीखी। तीसरी बात, श्रीलंका जो है बहुत ही बुरा एग्जाम्पल दिखाता है किसका, पावर शेयरिंग का। अगर आप मेजोरिटी हो और बार बार माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो माइनॉरिटी क्या कर देगी, अपोज कर देगी, वो पावर शेयर करने से रिफ्यूज कर देगी। सेम थिंग श्रीलंका में भी हुआ और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने की जगह कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से बढ़ जाएंगे अगर आप गलत तरीके से पावर शेयर करोगे। तो ये सारे लेसन हमने सीखे किसमें, अपने श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस में। तो अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग करने की जरूरत क्यों है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ। सो द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके सीधे सीधे दो जवाब हैं। दो कारणों की वजह से, इन दो कारणों की वजह से पावर शेयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो पावर शेयर नहीं करने से कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो दो चीजें हैं, देखिए, एक तो प्रूडेंशियल कारण है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि लॉजिकल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दूसरा मोरल रीजन, मोरल तो आप जानते हैं, मोरली, नैतिक तौर पर जो सही है उसे करना ही चाहिए। तो देखिए, पावर शेयर करने की जरूरत क्यों है, एग्जाम में आपसे अक्सर सवाल आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, है ना। ये सारे इस तरह के सवाल आते हैं, पावर शेयर क्यों करना चाहिए, पावर शेयरिंग अच्छा है ना, ये सब क्यों है। तो इसके दो कारण है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। बार बार हम आपको इसको फोकस करा रहे हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। तो ध्यान दीजिए, अक्सर एग्जाम में आता है। प्रूडेंशियल रीजन मतलब लॉजिकल रीजन, जो कि बेस्ड होगा किसके ऊपर, प्रॉफिट और लॉस, है ना। प्रूडेंशियल रीजन जो है बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। किस पे बेस्ड होता है ये, प्रॉफिट और लॉस पे, कि पावर शेयर करने से फायदा होगा या घाटा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये प्रूडेंशियल रीजन है, याद रखिए। प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, इन दो तरीकों से पावर शेयरिंग की जाती है। दो कारण है जिनके वजह से पावर शेयरिंग करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक, पहली बात तो ये, प्रूडेंशियल का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा पावर शेयरिंग करोगे तो। ठीक, नहीं करोगे तो नुकसान है, सभी जानते हैं क्लियरली। पावर शेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल नुकसान है, लेकिन पावर शेयरिंग अगर करोगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा सा लॉस भी हो जाए। तो जो पावर प्रूडेंशियल रीजन है वो कहता है कि
कि लॉजिकल है पावर शेयर करना चाहिए, लॉजिक है भाई, पावर शेयर करोगे तो ही ना आपको सामने वाला सपोर्ट करेगा, उसको कुछ पावर दोगे तो ही सपोर्ट करेगा, तो इससे आपको या तो फायदा हो जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। तो प्रूडेंशियल रीजन जो है एक लॉजिकल रीजन है जो किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट और लॉस पे, इसलिए हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है इसमें प्रॉफिट भी हो जाता है, जबकि नहीं करेंगे पावर शेयरिंग तो लॉस तो कन्फर्म है, लेकिन कई बार अगर पावर शेयरिंग कर देंगे तो प्रूडेंशियल रीजन की वजह से यानी कि लॉजिकल रीजन की वजह से क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दूसरा जो रीजन है मोरल रीजन है, मोरल मतलब मोरली मतलब नैतिक, यानी आपकी सोच के हिसाब से जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है, यानी कि मोरली तो पावर शेयर करना बिल्कुल सही बात है। किसी भी सरकार को अपने सिटीजन के साथ, अपने नागरिकों के साथ, अपने लोगों के साथ पावर शेयर करने ही चाहिए, ये बिल्कुल मोरली करेक्ट है, इसलिए हमें पावर शेयर करने की जरूरत है। तो व्हाई डू वी नीड power sharing? We need power sharing due to two reasons. Number one, prudential reasons. Number two, due to moral reason. Prudential reason means logically we should share power because it will result into sometimes profit and either sometimes it will result into loss. ठीक, तो प्रॉफिट पावर शेयरिंग करने से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो पक्का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। लेकिन अगर प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि पावर शेयर करोगे तो लॉजिक है इसमें कि हो सकता है कई बार क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि सामने वाले को आप पावर दोगे, उसके साथ पावर शेयर करोगे तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि वो आपको क्या करे, सपोर्ट करे, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए प्रूडेंशियल रीजन पहला कहता है कि पावर शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दूसरा मोरल रीजन, मोरल रीजन का मतलब मोरली यानी जो सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट को अपने सिटीजन के साथ पावर शेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि उन सिटीजन ने ही हमें वोट देकर गवर्नमेंट बनाया है, तो हमें उसका पे ऑफ करना पड़ेगा, यानी उन्हें हमें वोट दिया उन्होंने हमें, तो हमें उसका बदला चुकाना होगा, उनका डेवलपमेंट करके, उनके साथ पावर शेयर करके। तो दिस इज व्हाई वी नीड पावर शेयरिंग। देयर आर टू रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग। नंबर वन, प्रूडेंशियल रीजन व्हिच स्टेट्स दैट दिस विल रिजल्ट इनटू, पावर शेयरिंग विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट और मे लॉस, ठीक। जबकि मोरल रीजन कहता है, द मोरल रीजन स्टेट्स दैट व्हिच इज करेक्ट वी शुड डू इट। व्हाट इज करेक्ट? Any government should share power with a citizen, with their citizen. That's why we need power sharing. तो ये हमारा पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर। हमें पढ़ना है कि डिफरेंट फॉर्म्स जो पावर शेयरिंग की हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5 फॉर्म्स जो है जिन तरीकों से पावर शेयर की जा सकती है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसा बेल्जियम में बना था, कोalition गवर्नमेंट जैसा हमारे यहाँ बनती है, सरकारें बनती है मिलजुल के, और 5वां है वो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप्स बना के जो समाज की सेवा करते हो, जैसे कि सोशल वेलफेयर के ग्रुप्स भी हम बोल सकते हैं, एनजीओ भी आप समझ सकते हैं अगर बोला जाए तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ये इस तरह के 5 फॉर्म्स है जिनके थ्रू पावर शेयर की जाती है। तो हम एक एक करके एक एक फॉर्म पावर शेयरिंग का पढ़ेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल भी हम देखेंगे इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, जब पावर एक ही लेवल पे सेम पावर बटी हो तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल देते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, पावर जो है, जो मेन पावर है वो किस भागों में बांट दी गई, 3 भागों में, जैसे कि लेजिस्लेचर, और दूसरा कौन सा, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा कौन सा, जुडिशियरी। ये तीनों जो हैं इनमें से एक के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव चाहे तो मिलकर जजेस को, जुडिशरी को हटा सकते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर चाहे तो लेजिस्लेचर को हटा सकते हैं, लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलकर चाहे तो एग्जीक्यूटिव को हटा सकते हैं। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हटा सकते हैं, ठीक। ये फॉर्म इस तरह का हो सकता है बिल्कुल आसानी से, जी हाँ। तो ये किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं है इसमें, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये लोग मिलकर जज को अपॉइंट करते हैं। लेकिन बाद में जब जज अपॉइंट हो जाता है तो जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एग्जीक्यूटिव में से कोई गलत काम करता है तो जज चाहे तो उन एग्जीक्यूटिव को हटा सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव जज को हटा सकते हैं, जज एग्जीक्यूटिव को हटा सकते थे। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है। तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब क्या, एक ही लेवल पे सेम पावर कई फॉर्म्स में बटे होना, ठीक। एक ही लेवल पे सेम पावर कई फॉर्म्स में बटा होना।
तो एक ही लेवल है, जज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब लोग एक ही लेवल है, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। एक ही लेवल पे हैं, किसी की वैल्यू किसी से ज्यादा नहीं है। ये दो तीनों जो है, कोई भी इनमें से दो मिलके तीसरे को हटा सकते हैं, ये मिलके इसको हटा सकते हैं, ये मिलके इसको हटा सकते हैं, ये मिलके इसको हटा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, है ना। पहले एग्जीक्यूटिव लोग, नेता लोग मिलके जज को बनाएंगे, फिर जज अगर केस की सुनवाई करेगा, नेता गलत पाया जाएगा तो नेता को जज हटा देंगे, जेल में डाल देंगे। यानी नेता ने जज को बनाया, जज चाहे तो नेता को हटा सकता है। तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम मतलब क्या, एक ऐसा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है ना। वो जो पावर जो अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो पावर्स कंबाइन होकर एक दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी सिस्टम को कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अब हम समझेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा कि डिफरेंट पार्ट्स में पावर बटी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। डिफरेंट पार्ट्स में है तो हॉरिजॉन्टल, और डिफरेंट लेवल्स में है तो वर्टिकल। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला, हॉरिजॉन्टल में क्या होती है, पावर डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को अपॉइंट करता है, लेकिन बाद में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स को भी चेक कर सकती है, उनके पावर्स को लिमिटेड कर सकती है। तो इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो जब पावर जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसे कहते हैं, जब पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी कि इसमें डिफरेंट लेवल्स में पावर बटी होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। इंडिया जो एक फेडरल स्टेट है ना, फेडरल, क्योंकि हमारे पूरे देश के लिए सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, पूरे स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल विलेजेस के लिए ग्राम पंचायत है, पंचायती राज, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ लेंगे। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, क्लियर है बिल्कुल, कि 3 ऑर्गन्स में पावर बटी है सेम लेवल पे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और हमारे यहाँ जो पावर है फेडरल फॉर्म ऑफ पावर भी है, यानी कि हमारे यहाँ जो पावर है, या किसी भी गवर्नमेंट में पावर जो है, वो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट में बांटी जाएगी, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, इन डिफरेंट लेवल्स में बांटी जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हम बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट की। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कुछ कंट्रीज में क्या किया जाता है, जब माइनॉरिटी ग्रुप्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, उन्हें अपने कम्युनिटी को डेवलप करने की, अपने राइट्स बचाने के लिए, उनका साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो क्या किया जाता है, उन्हें अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट, अपने कम्युनिटी को संभालने के लिए गवर्नमेंट बनाने की जो पावर दी जाती है, उसे ही कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ब्रुसेल में, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। क्या होता है कि देखिए, फिर से बताते हैं हम आपको, कई बार जब माइनॉरिटी ग्रुप जो होता है, माइनॉरिटी जो ग्रुप होता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पावर दी जाती है, गवर्नमेंट जो क्या देती है, पावर देती है, उसी पावर को क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। कई बार माइनॉरिटी ग्रुप जो होता है, उनके साथ अत्याचार ना हो, उन्हें सताया ना जाए, मेजोरिटी उनके ऊपर डोमिनेट ना कर दे, इसीलिए उन माइनॉरिटीज को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है अपनी कम्युनिटी को संभालने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने राइट्स की रक्षा करने के लिए। तो इसे ही कहते हैं क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हमारा चौथा फॉर्म ऑफ जो पावर शेयरिंग का है, वो है कोalition गवर्नमेंट। ये क्या होता है कोalition गवर्नमेंट, आपको बता देते हैं। कोalition का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सपोर्ट से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसको क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। कई बार देखिए क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो एक ही ग्रुप को, कभी भी सिंगल ग्रुप को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, यानी एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिलते, कई लोगों को थोड़े थोड़े वोट मिलते हैं। तो
तो ये थोड़े थोड़े वोट वाली पार्टीज आपस में मिलकर बड़ी पार्टी बन जाती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसी को कहते हैं कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या, गठबंधन वाली सरकार, है ना, गठबंधन करना। जैसे कि हम आपको बताएं, दो बड़ी पार्टीज हैं, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कांग्रेस को मान लीजिए पूरी मेजोरिटी के वोट नहीं मिले। अभी सिंपल एग्जांपल हम महाराष्ट्र का आपको देते हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए थे, महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, उसके बाद शिवसेना को मिली थी, उसके बाद फिर कांग्रेस और एनसीपी को। लेकिन बीजेपी के पास इतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं थे कि वो अकेले सरकार बना ले, उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए थी, पर कोई भी बीजेपी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो छोटी पार्टी जो थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों के पास थोड़े थोड़े वोट थे, तो इन तीनों ने मिल के आपस में बड़ी पार्टी बना ली और खुद ही गवर्नमेंट बना ली। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसी को कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, यानी गठबंधन वाली सरकार कहते हैं। तो ये भी पावर शेयरिंग करने का तरीका है। जब बड़े जो एक कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी, वो संभाल नहीं पा रही है, वो एबल नहीं है रूल करने के लिए, तो छोटी छोटी को मिला के, छोटी छोटी को सपोर्ट करके एक बड़ा गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ये अकेले से नहीं चलती है, कई लोगों के सपोर्ट से चलती है, कई ग्रुप के, कई कम्युनिटी के सपोर्ट से चलती है। इसे कहते हैं कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोalition। हमारा आखिरी और पांचवा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब क्या, देखिए कई बार गवर्नमेंट जो है सिर्फ स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या लोकल लेवल की गवर्नमेंट बना देने से या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देने से पावर शेयर नहीं हो पाती। हर कम्युनिटी के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे हम बात करते हैं एक कम्युनिटी की, जैसे हिंदू एक कम्युनिटी है, ठीक। तो ये हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पीपल है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं ना, टीचर्स हैं, मजदूर लोग हैं, वर्कर्स हैं। तो इनकी कम्युनिटी जो है, मजदूर की कम्युनिटी अलग हो गई, स्टूडेंट की कम्युनिटी अलग हो गई, तो इनकी कम्युनिटी को संभालने के लिए भी पावर शेयर की जाती है, इनका भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की परमिशन दी जाती है। सिंपल एग्जांपल बताते हैं, आपने नाम सुना होगा एबीवीपी का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, है ना। स्टूडेंट लोगों का ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट लोगों का ग्रुप है, ये किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी कॉलेज स्कूल में अगर स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है या स्टूडेंट को राइट नहीं मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम इस ग्रुप का होता है। यही ग्रुप है इन स्टूडेंट्स की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और स्टूडेंट्स के राइट्स की रक्षा करता है। तो इस तरह को क्या कहते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। तो अगर जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, आपको बताते हैं मजदूर यूनियन संघ, मजदूर लोग का जो वर्कर्स में, सभी प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले जो भी मिल वर्कर्स है, उन्होंने भी अपना एसोसिएशन बनाया हुआ है। इवन जो फेरी वाले होते हैं, सारे फेरी वाले या ठेले वाले मिलके वो भी अपने ग्रुप का एक एसोसिएशन बना लेते हैं और अपने सारे लोगों की भलाई की बात एक साथ करते हैं। सारे स्कूल्स का ग्रुप बना हुआ है, सारे टीचर्स लोग जो है, प्राइवेट टीचर जो हैं, उन्होंने अपना खुद का ग्रुप बनाया हुआ है। सारे टीचर्स के राइट्स जो है वही प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो जो पावर शेयर है वो डिफरेंट एसोसिएशन, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी की जाती है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की भलाई की बात करेगा, उनके राइट्स की रक्षा करेगा। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ दे दिए, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो स्टूडेंट्स के राइट्स की रक्षा करता है ना। कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो फार्मर्स के राइट की रक्षा करते होंगे, वो भी सोशल ग्रुप है। कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो टीचर्स के राइट की रक्षा करते होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो वर्कर्स के, कुछ डॉक्टर्स के, कुछ लॉयर्स के, है ना, इन सब के ग्रुप की रक्षा करते होंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, उनके राइट्स की रक्षा करते होंगे, तो इन्हें कहा जाता है डिफरेंट। थर्ड पार्ट के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको जो भी डाउट्स है कमेंट में लिखिए, हम उसके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तो और आप ये भी कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट किस चैप्टर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए विद्यास्थली।